हमारा सेगमेंट ही अलग है। हमारा सेगमेंट है आपके जो पास किराना स्टोर है उसे हम अपडेट करेंगे मॉडर्न किराना स्टोर में। तो वो जो आपको मॉल वाली फीलिंग आती है मॉल में जाके बड़े किराना स्टोर में, वो फीलिंग हमने 500, 700, 1000 स्क्वायर फीट पे भी दी। तो आपको एक माइंड बनाना पड़ेगा कि ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये पार्ट टाइम बिजनेस भी नहीं है, आप नहीं कर सकते। उसमें आपको अपना पूरा समय देना है। तो उन सॉफ्टवेयर में हमने काफी मॉडिफिकेशन की है और अभी हम कुछ और एड ऑन लेके आने वाले हैं जिससे कि कस्टमर और फ्रेंचाइजी दोनों का फायदा होगा। हम लोग 15 दिन में स्टोर ओपन करके देंगे। 15 दिन के अंदर स्टोर ओपन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या किराना बिजनेस अभी भी प्रॉफिटेबल है? फ्रेंचाइजी फीस नहीं ले रहे हो या फिर कोई रॉयल्टी नहीं चार्ज कर रहे हो, तो आप लोग फिर किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करोगे अपने स्टोर से? दोस्तों, इंडिया की ग्रोसरी मार्केट वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रोसरी मार्केट है। इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे बड़ी रीजन तो हमारी पॉपुलेशन ही है, क्योंकि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कंट्री बन चुके हैं। और दोस्तों, ग्रोसरी मार्केट क्यों लोगों की पहली पसंद है, यह आपने देखा होगा कोविड के समय में, जब हर किसी को यह लग रहा था कि मैं ग्रोसरी बिजनेस में एंटर कर जाऊं। बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को किया भी, कईयों ने अच्छा ब्रांड बना लिया, कई लोगों का बिजनेस बंद भी हो गया। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल किराना बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल मॉडर्न ग्रोसरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे करके दिखाया बाय बाय कार्ट ने। कोविड के समय में शुरू हुई ये कंपनी आज 150 से ज्यादा स्टोर पैन इंडिया खोल चुकी है। और जब मैंने इनके फाउंडर से बात की तो इन्होंने मुझे बताया कि 200 स्टोर से ऊपर साइंड अप हो चुके हैं और आने वाले समय में बहुत तेजी से पूरी इंडिया में इनके स्टोर खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर मौजूद रहने वाले हैं बाय बाय कार्ट के को फाउंडर्स आशीष पांडे जी और सुमित गंभीर जी। हम इन दोनों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने बाय बाय कार्ट की शुरुआत की, और साथ ही साथ आपके लिए ग्रोसरी बिजनेस से इंपॉर्टेंट बहुत सारी लर्निंग लेकर आने वाले हैं कि अगर आप ग्रोसरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ग्रोसरी बिजनेस बनाएं। तो आज के इस पॉडकास्ट में ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आप बिना स्किप किए पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि हम उनके आंसर भी फ्यूचर में आपके लिए लेकर आ सकें। तो समय नहीं लगाते हैं और सीधा स्वागत करते हैं सुमित जी का और आशीष जी का, को फाउंडर्स ऑफ बाय बाय कार्ट एट फ्रेंचाइजी बताओ। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशीष जी, और बहुत बढ़िया स्टूडियो बनाया आशीष जी आपने, काफी बढ़िया स्टूडियो है। और मुबारक हो आपके 700 के सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सर। आपके भी सर, जिस तरीके से आप तरक्की कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल। मैं आपसे कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ किस तरीके से बाय बाय कार्ट शहर दर शहर अपनी ओपनिंग करता जा रहा है जी। किस तरीके से 20, 50, 100, 150, 200 का आंकड़ा आप बड़ी तेजी से स्कोर कर रहे हो। सचिन तेंदुलकर को भी समय लगा था 100 सेंचुरी करने में, लेकिन आपको नहीं लग रहा है समय। तो हम बातचीत करेंगे बहुत सारी आपसे, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। आपसे शुरू करते हैं आशीष जी। जी बिल्कुल। सर, मैं नोएडा का ही रहने वाला हूँ। हाँ, आशीष नाम जैसा आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया ही, और हमने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो हम लोग 12 साल से एक साथ जुड़े हुए हैं। सेम सुमित जैसा आपने इंट्रोडक्शन दिया मेरे बारे में, हमने बेसिकली ये कंपनी हमने स्टार्ट करी थी 2020 में, और आज हम हैं 2024 में, हमारे 150 स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं सिर्फ अपनी, आशीष और मैंने दोनों ने साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया था, और 2012 से हम दोनों साथ में हैं, और आज 2024 हो गया। आई होप ये आगे चलता रहे। 100% सर, 100%। बिल्कुल। जब इंसान कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है ना लोगों के लिए, हाँ जी, तो ऊपर वाला उसको साथ जरूर देता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इसे फील किया होगा जी। तो सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा आपके ब्रांड के बारे में, बाय बाय कार्ट के बारे में ही, कि इसका ख्याल आपके मन में कैसे आया? आपने बताया जैसे आप यूएस स्टाफिंग कंपनी में जॉब कर रहे थे, तो एक बिल्कुल डिफरेंट काम है। बिल्कुल। और जॉब में तो बड़े सुकून का काम होता है, सैलरी आती है महीने के महीने, आप खर्च करो, ऐश करो, मौज करो। और एंटरप्रेन्योरशिप तो बिल्कुल कांटों पे चलने वाला काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और वो भी ग्रोसरी, जहां पर आपको, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कितने एसक्यूज है, लाखों एसक्यूज होंगे। तो वहां पर आपने एंटर करने की कैसे सोची? सो सर, बेसिकली हमारे फैमिली में भी कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मेरी वाइफ भी वर्किंग है, हम भी नॉर्मल जॉब में। एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ ऐसा नहीं था कि हमें कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन आपने बहुत सारी वीडियोस कवर करी है, आपने देखा है, और कोविड-19 के टाइम पे
जो सिचुएशन आई थी उस समय हर किसी में सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम का एक मतलब नजरिया पैदा हुआ। तो सुमित और मैं हमने भी ये स्टार्ट उसी समय किया। तो हमने भी जब स्टार्ट किया तो यही था कि भाई जॉब के साथ आपका एक साथ में बिजनेस होना चाहिए, करते हैं। हमने थोड़ा रिसर्च किया क्या कर सकते हैं। तो हमने जब एक्सप्लोर करा गूगल पे जाके काफ़ी, तो पता लगा ये ग्रोसरी का जो बिजनेस है ये बहुत वास्ट एक्सपेंड हो रहा है और इसका जो ग्रोथ रेशियो है साल भर साल वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत बड़ी मार्केट है सर। ये ऑर्गेनाइज कुछ भी बोलिए आप, काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो सुमित और मैंने भी फिर प्लान किया कि लेट स्टार्ट यही ग्रोसरी का स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही कोविड-19 के टाइम पे ही ये स्टार्ट हुआ सर। और एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मेरे पे लाइव एग्जांपल भी है। कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि ये था कि कितने महीने बंद रहेगा किसी को कुछ नहीं पता। हाँ जी। तो उस समय कुछ ही, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ही ऑनलाइन प्लेयर्स थे जो डिलीवरी करते थे। तो हमारे भी घर वालों ने भाई एक काम करो, आप 3 महीने 6 महीने का राशन मंगा के रख लो। तो मैंने भी सर 30-40 हज़ार रुपये का राशन ऑर्डर किया ऑनलाइन और डिलीवरी का वेट करते रहे कि आएगा, क्योंकि स्टोर्स तो आसपास सब ऐसे ही थे बंद होने वाले हैं। तो सर 2 दिन वेट किया, डिलीवरी नहीं आई। मैंने फिर फ़ोन किया, मैं कहा जी वैसे से ऑर्डर था हमारा, डिलीवरी आई नहीं। मैं सर ऑर्डर बहुत बड़ा है, ये डिलीवर नहीं करेंगे, कैंसिल। अच्छा जी। तो मैंने कहा नहीं आपका कहाँ पे वेयर हाउस आप बताइए, मैं खुद जाके लेके आ जाऊंगा। मैं गया, फिर सर खुद लेके आया, क्योंकि आसपास के ग्रोसरी के जो हमारे किराना स्टोर्स थे वो बंद थे उस समय। तो उस समय फिर सर एक आइडिया वो भी क्लिक किया कि यार मतलब ऑनलाइन भी अपना अलग मनमानी चल रही है और ग्रोसरी में स्टार्ट करते हैं, कुछ इनपुट अगर अच्छा करें। तो आपको कैसा लगा जब आप लोगों ने आइडिया डिस्कस किया? बिल्कुल। कि शुरू करें ना करें, कैसा आपके दिमाग में क्या थॉट्स आए? नहीं, हम दोनों का मतलब स्टार्टिंग से यही था कि हमारे पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, बहुत सारे लोगों को मतलब इतने इश्यूज फेस करने पड़े। और मैं बात करूं आज के टाइम पे मतलब प्रोडक्ट्स भी ऐसे मिलते थे, लेट्स से अगर आपको 10 रुपये वाला कोई बिस्किट भी लेना है या 20 रुपये वाला बिस्किट भी लेना है तो लोग बल्क क्वांटिटी में लेके रख रहे थे अपने पास। कोई मार्जिन नहीं देख रहा था, कोई प्रॉफिट नहीं सोच रहा था, बस लोगों को ये कि कुछ भी खाने के लिए मिल जाए, कल को मिलेगा या नहीं मिलेगा लोगों को नहीं पता। बिल्कुल। तो पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस यही था कि हमारे पास एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो। ठीक है, एक सपना हमने वहां से स्टार्ट किया था, जिसके साथ हमने एक छोटा सा स्टोर ओपन करा और आशीष जी और हम दोनों ने मिलके अपनी एक वेबसाइट और एप्लीकेशन खुद ही डेवलप करी हमने, और उसके थ्रू हमने डिलीवरी स्टार्ट करी। और मतलब यहीं से हमारा पूरा का पूरा हमारा जर्नी स्टार्ट हुई और आज हम 150 स्टोर पे बैठे हैं। और आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लोग गलत बिजनेस में एंटर कर गए हो? क्योंकि आपने एंटर किया, उसके बाद मार्केट तो पूरी तरीके से बदल चुका है, क्विक कॉमर्स आ चुका है, 10 मिनट में डिलीवरी हो रही है, ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट और न जाने कितने अलग अलग प्लेयर्स हैं जो घर में तुरंत आपको राशन पहुंचा रहे हैं, जो छोटे दुकानदारों को बड़ी तेज़ी से कुचल रहे हैं। मैं कहूँगा कि उनको बिजनेस नहीं करने दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि जो 500, 700, 1000 स्क्वायर फीट वाले जो मॉडर्न किराना स्टोर हैं वो एग्जिस्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर। और जैसा आपने बताया, बिजनेस कोई भी बिजनेस आसान नहीं होता, सब में मेहनत चाहिए होती है, पूरा समय चाहिए होता है कोई भी बिजनेस खड़ा करने के लिए। हमारा एक जैसे हमारे मॉम डैड जो हैं वो लोग स्टार्टिंग से अपने नज़दीकी किराना स्टोर से सामान लेते हैं। वो नहीं चाहते कि उन्हें ड्राइव करना नहीं आता कि वो कैब करें, मॉल में जाएं या पार्किंग में जाके वहां से सामान नहीं लेके आए करें। यहाँ पे तो सर ऐसा है, नजदीकी किराना स्टोर है, फोन मारा, हाँ जी खुराना स्टोर, किराना स्टोर, घर पे डिलीवरी कर दिया। एक पर्सनलाइज्ड टच भी है सर, वो पर्सनलाइज्ड टच जो है वो बहुत जरूरी है। तो हमने वो वाला सेगमेंट अभी टच ही नहीं किया हमने। हमारा सेगमेंट ही अलग है। हमारा सेगमेंट है आपके जो पास किराना स्टोर है उसे हम अपडेट करेंगे मॉडर्न किराना स्टोर में। तो वो जो आपको मॉल वाली फीलिंग आती है मॉल में जाके बड़े किराना स्टोर में, वो फीलिंग हमने 500, 700, 1000 स्क्वायर फीट पे भी दी। आप खुद जाइए, पहले क्या होता था पर्ची पकड़ाई जी सामान निकाल के दे दो। हाँ जी। अब क्या है, मेरे मॉम डैड भी जाते हैं आसपास में, अपना पूरा स्टोर में घुमा, जो सामान चाहिए उठाया, रखा और लेके आ गए। तो सर हमारा जो मार्केट है वो मार्केट ही अलग है और ये मार्केट बहुत बड़ा है। मतलब अगर आप बात करें इंडिया में अप्रोक्स 3 करोड़ के आसपास ऐसे 500, 1000 या 300 स्क्वायर फीट के किराना के शॉपकीपर्स हैं जो है इंडिया में। ओके जी। बहुत सारे लोग, जैसे लोगों का
क्या लगता है कि सबसे इजी एंटर करने के लिए मार्केट कौन सा है? तो वो मार्केट है किराना स्टोर। Exactly. भाई कुछ और बिजनेस नहीं करना तो क्या करे, किराना बिजनेस खोल के बैठ जाओ, ग्राहक तो मिल ही जाएगा। तो बहुत सारे लोग आज भी इस बिजनेस में एंटर करना चाह रहे हैं, तो उन्हें आप क्या गाइड करेंगे कि वो किस तरीके से किराना बिजनेस में एंटर करें, किस तरीके से किराना बिजनेस खोलें? अगर मैं बड़े आसान शब्दों में कहूँ तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ी वर्किंग की जरूरत पड़ती है, थोड़ा R&D। हमारा भी बैकग्राउंड नहीं था ग्रोसरी से कुछ या किसी बिजनेस से, लेकिन हमने भी खोलने से पहले काफ़ी R&D करी। जैसा सुमित ने बताया कि हमने एक छोटे से स्टोर से स्टार्ट किया था, तो हमें जो चैलेंजेस आए थे मैं वो आपको बताता हूँ। सेम चैलेंजेस कोई भी नया बंदा स्टार्ट करेगा बिजनेस तो सेम फेस करेगा। वो पेन पॉइंट्स हम समझ सकते हैं, और वही कारण है, वो जो पेन पॉइंट्स हैं हमने समझा, हमने उस पर वर्क किया। आज हमारे 150 स्टोर्स हैं। तो जैसा सुमित ने बताया था कि हमने छोटे से स्टोर से स्टार्ट किया था। हम लोग सर नाइट शिफ्ट में थे यूएस स्टाफिंग में। हाँ जी। तो नाइट शिफ्ट करते थे, मॉर्निंग 5-5:30 घर पे गए, 3-4 घंटे सोए, सुबह उठे। हमने एक शॉप ले रखी थी किराए पे। ओके। तो अब वहाँ का रैक कैसा होगा, ब्रांडिंग कैसी करनी है, वेंडर्स अलाइन करना, ये सारे चैलेंजेस जो सर मतलब बहुत ज़्यादा थे वो। तो हमारा मतलब ऑलमोस्ट 2-3 महीने का रेंट भी ऐसे ही चले गया इन सब चीज़ों को ढूंढने में, और एक मतलब सबको स्टार्ट कर अलाइन करने में। तो काफ़ी मुश्किल थी। तो यही प्रॉब्लम्स जो है, ये कोई भी बंदा नया बिजनेस स्टार्ट करेगा उसे भी आएगी। तो मैं एक पॉइंट बाय पॉइंट आपसे जानना चाहूँगा। हाँ जी। कि अगर वो किराना स्टोर खोलना है तो मैं कैसे कैसे शुरू करूँ? तो सबसे पहले तो मतलब अगर मैं बात करूं, आपके पास एक लोकेशन आइडेंटिफाई आपको करनी पड़ेगी कि किस लोकेशन में आप स्टोर ओपन करना चाहते हैं। वो लोकेशन रीचेबल है या कस्टमर्स के लिए रीचेबल है या नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो लोकेशन ही है। एग्जैक्टली। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके पास आपको वेंडर पूरे के पूरे अलाइनमेंट करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं, आपको स्टोर ओपन करना है, आपको रैक का वेंडर चाहिए, आपको फ्रिज का वेंडर चाहिए, आपको वेइंग स्केल चाहिए, आपको काउंटर चाहिए, आपको इन्वर्टर चाहिए, आपको मतलब सारी की सारी चीजें आपको सबके सारे के सारे वेंडर से बात करनी पड़ेगी। कौन सा प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है वो आपको बात करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी बात आ जाती है कि आपको प्रोडक्ट चूज करने हैं कि ब्रांड्स कौन कौन से ब्रांड्स आप लोकली रखना चाहते हैं। अगर मैं कैटेगरी में तो हजारों ब्रांड आ गए हैं। बिल्कुल। आज के टाइम पे मैं ये बात करूं तो आज के टाइम पे राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट में ये वाला ब्रांड चलता है, अगर आप दिल्ली में जाओगे तो ये वाला ब्रांड चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको उस ब्रांड का एक्चुअल मार्जिन पता होना चाहिए। आज के टाइम पे लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, उनको कस्टमर्स को ब्रांड्स का या फिर दुकान ओपन कर लेते हैं, लेकिन उनको ब्रांड्स के मार्जिन के बारे में नॉलेज नहीं होती है, जिसके चक्कर में उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए या फिर उनको जो शॉप से वो स्टॉक खरीद के लेके आ रहे हैं, उनको कम मार्जिन पे मिलता है, जिससे वो कस्टमर्स को डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एक बड़ा मार्जिन एग्जैक्टली सबसे बड़ा। लोगों को लोग डिस्ट्रीब्यूटर क्या चाहते हैं, कम प्रॉफिट में माल दे गए, बिल्कुल, तो वो बेचने में दिक्कत आती है उनको। सर देखिए, वो वही सामान रखते हैं उनके पास जाके जिसपे उन्हें ज्यादा मार्जिन मिलता है। बिल्कुल। वो उन्हें फोर्स करेंगे, पुश करेंगे उसे सेल करने के लिए, लेकिन वो जरूरी नहीं कि उस एरिया में चलेगी नहीं। तो आपको क्या लगता है, प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या किराना बिजनेस अभी भी प्रॉफिटेबल है? बिल्कुल है सर। एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हुए हैं। वाओ, ग्रेट। डेफिनेटली है सर। देखिए, मैं छोटी सी कैलकुलेशन से समझाता हूँ मैं। अगर आपके पास आज की डेट में 10 लाख रुपए हैं, आप सिंपल क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे, FD कर देंगे। हाँ जी। कि भाई मेरा पैसा सेफ है। आपने FD कर दिया, FD पे आपको कितना % ब्याज आया? 7%। बिल्कुल। साल का 70,000। 70,000 रुपये। आप साल का आप उससे 12 से डिवाइड करो तो 6,000 के आसपास लगभग। आज की डेट में आप अगर 10 लाख रुपए, मैं अभी छोटे अमाउंट की बात कर रहा हूँ, 500 स्क्वायर फीट आराम से खुल जाएगा आपका 10 लाख रुपए में। आपने खोला और आपकी महीने की सेल मिनिमम मैं मान के चलता हूँ 10 लाख रुपए होती है। ओके। जिसपे आपका एवरेज मार्जिन 15% आता है। हाँ जी। तो आपने महीने का जो कमाया वो 1.5 लाख रुपए कमाया। शॉप आपकी है 500 स्क्वायर फीट की, जिसका रेंट 25 या 30 हजार रुपए होगा। हाँ जी। आपने 1 या 2 आपने एम्प्लॉय भी रखे, बिजली का बिल लेके 50,000 आप एक्सपेंस निकाल दो, लाख रुपए आप महीने का फिर भी बचा के घर ले जा रहे हो। 10 लाख रुपए लगाकर 10% महीने का कमा रहे हो। Easily। तो ये एक बहुत बड़ी इनकम है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में देखता हूँ। आज के दिन आप ये मानिए कि अगर आप कोई जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं और सही तरीके से अपने कस्टमर से डील कर रहे हैं, तो आपकी ROI महीने की 3 से 4% निकल कर आती है। इससे ऊपर निकल कर आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ग्रोसरी स्टोर में बाय काट अगर ये बोल रहा है कि 10% आ सकता है, तो बड़ा नंबर है।
आपके जी सर। कितने स्टोर्स में भी 10% आ रहा है? सर देखिए, सबसे मतलब अगर मैं बात करूं, मतलब ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है इंडिया में। जो टीयर 2 और टीयर 3 के जो कस्टमर्स है ना, पहले वाला जो टेस्ट था कि वो खुले में दाल लेके आ रहे हैं, खुले में बादाम लेके आ रहे हैं, खुले में, आज के टाइम पे उनको भी ना पैकेज फूड्स की तरफ डिमांड बढ़ गई है। अगर आप गूगल पे आज के टाइम पे रिसर्च करके देखेंगे, ऑलमोस्ट 40 to 45% जो कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं आपके टीयर 2 और टीयर 3 वाले कस्टमर्स टीयर 1 वाले प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो ऑब्वियसली उसमें जो ब्रांड्स में, जो प्रोडक्ट्स में जो मार्जिन मिलता है, उनमें जो क्वालिटी मिलती है, तो कस्टमर्स का चेंज, मतलब डेफिनेटली बिल्कुल टेस्ट चेंज हो रहा है और वो जाना चाह रहे हैं अच्छे सेगमेंट्स के ऊपर जहां पे आपका मार्जिन भी इंक्रीज है। और ऐसा नहीं, आज के टाइम पे हम सिर्फ ये नहीं बोलते कि ग्रोसरी स्टोर सिर्फ ग्रोसरी स्टोर नहीं रह गया है। आज के टाइम पे उसमें आपको मतलब आपके घर से रिलेटेड आज के टाइम हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, आपके बच्चों के टॉयज हो गए, बच्चों की स्टेशनरी हो गई, जिन पे वो आराम से 25 से 30% मार्जिन कमा सकते हैं। और बहुत बहुत सारी चीजें तो ऐसी भी होती होंगी ज्यादा ही मार्जिन होता होगा। बिल्कुल सर, क्रॉकरी हो गई ग्रोसरी स्टोर आपकी। में ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें 50% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन होता है? देखिए, ग्रोसरी जैसा भी सुमित ने बताया, ग्रोसरी स्टोर सिर्फ फूड से रिलेटेड नहीं रह गया, कॉस्मेटिक्स है, क्रॉकरी है, उसमें कॉस्मेटिक में ऐसे आइटम है जिसमें 50% मार्जिन है, क्रॉकरीज काफ़ी ऐसी है जिसमें 50% मार्जिन है। अब तो हमारे पास ऐसे कई आर्टिकल हैं, हम लोकल प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें बाय वन गेट वन वाली स्कीम के साथ हम मतलब उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कस्टमर्स को और अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को भी दे रहे हैं। मतलब 50% मार्जिन तो आप ग्राहक को ही देते हो? बिल्कुल, कस्टमर को भी फायदा मिल रहा है और फ्रेंचाइजी ओनर या शॉपकीपर जो भी है उन्हें भी फायदा मिल रहा है। तो ऐसे हैं, बहुत प्रोडक्ट्स हैं सर, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मार्जिन ही ज़्यादा नहीं होता, 8% या 10% होता है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स है। लेकिन हाँ, एवरेज मार्जिन की अगर आप बात करो 50 और 8% को लेके, तो आप इजिली 15% महीने का इजिली कमा सकते हैं। 15% तो एक आसानी से आप किराना स्टोर से प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो इजिली एवरेज। किसी में ज्यादा है, किसी में कम भी है। बिल्कुल। अगर आज के दिन बात करूं, जो आपने बताया कि ह्यूज नंबर ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स पैन इंडिया हैं जी, तो इनके पेन पॉइंट्स क्या हैं? क्या वो दिक्कतें हैं जो ये ग्रोसरी स्टोर सामना कर रहे हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सबसे बड़ा इशू है, जो आपने बात करा, बहुत बड़ा सेक्टर है, काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये। तो वहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, ओके, वो पॉसिबल है सर सिर्फ टेक से, जो कि हमने उसे किया। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, लाइव एग्जांपल जो हमारे साथ खुद ही हुआ था। मैंने आज जैसा आपको पास में बताया कि सुमित और मैं जॉब भी करते थे और हमने स्टोर भी खोला था, तो स्टोर पे एक लड़का रखा हुआ था हमने। अब हमें पता है जिस दिन हम बैठे हुए हैं गल्ले पे, जो सैटरडे संडे ऑफ होता था, हम बैठे हुए हैं, वहाँ हमारी सेल 15-20 हज़ार हो रही है। जिस दिन हम गल्ले पे नहीं बैठे हुए हैं, वहाँ पे सेल 10,000 12,000 हो रही है सर। सबको पता है सर क्या हो रहा है। तो हमने फिर उस समय तो सॉफ्टवेयर भी हमें कौन सा लेना है, कौन सा बेटर है, कोई गाइड करने वाला नहीं था। फिर हमने सर उस पर थोड़ा रिसर्च किया, हमने कहा इसे ऑनलाइन लाना पड़ेगा ताकि इन्वेंट्री हम घर से बैठे भी देख सकें, क्या सेल हो रहा है, क्या ज़्यादा सेल हो रहा है, क्या कम सेल हो रहा है, मेरा मार्जिन कितना आ रहा है। सामान तो मैं मंगा रहा हूँ लेकिन मेरा प्रॉफिट जो मार्जिन वो क्यों नहीं आ रहा, मेरी सेल इतनी होती है वो कम क्यों हो गई। तो सर उसके लिए दूसरा बड़ा चैलेंज ये है। एक चैलेंज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इससे पहले मेरा बिजनेस भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिजनेस था और कई सारे अच्छे अच्छे ब्रांड का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था। हाँ जी। और महीने की सेल मैं फिर उसके साथ साथ रियल एस्टेट बिजनेस में एंटर कर गया, तो मेरे पार्टनर ही उस बिजनेस को हैंडल कर रहे थे, जो कभी जाते थे और कभी नहीं जाते थे क्योंकि उनका भी कोई और बिजनेस था। तो जब मैं था तो महीने की सेल होती थी 40 लाख 50 लाख रुपए और हम उस पर आसानी से कमा लेते थे 1.5 लाख 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट एट होम लेकर आते थे। बिल्कुल। सेल हमारी कम नहीं हुई लेकिन लॉस आना शुरू हो गया। बिल्कुल सर। तो सेल तो कम नहीं हुई लेकिन लॉस आना इसमें सर एक सबसे बड़ा जो ग्रोसरी में मतलब जो बिजनेस में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो है श्रिंकेज। श्रिंकेज कैन बी डन बाय, आई एम नॉट बेसिकली टेलिंग एनीथिंग अबाउट कि वो स्टाफ के ऊपर मैं डेडिकेटली नहीं बोल रहा हूँ, इट कैन बी डन बाय एनी पर्सन। ठीक है, किसी के माथे के थ्रू भी हो सकता है, किसी के माथे के ऊपर नहीं लिखा है कि आपके साथ कोई बंदा गड़बड़ करने वाला है। मैंने देखा है, मैंने पकड़ा है कि जो गाड़ियां आती थी ना माल अनलोड करने के लिए, हाँ जी, उसने गिनवाया 50 पेटी उतर गई है भाई, और जब बाद में गिन रहे हैं तो 48 पेटी उतरी है। कि आज के टाइम पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो आज के टाइम पे जो एक्चुअली उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, जो स्टोर्स वालों के पास पहुंचना चाहिए, वो पहुंचता ही नहीं है।
मतलब 3 प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम जो हमने बताई, रैक की हो गई, उसके अलावा आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट की हो गई, टैग आप कैसे लगाएं वो हो गई, श्रिंकेज एक बड़ी प्रॉब्लम है। और ये मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानता हूं, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया अपने गल्ले पर, अपने धंधे पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको तो लगेगा कि सेल आ रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप नेट लॉस में हो। एग्जैक्टली, करेक्ट, ये बड़ा एक चैलेंज रहता है। बिल्कुल। तो ये इन सारे चैलेंजेस को, और भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, कोई और ऐड करना चाहें अगर आप तो? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो वेंडर अलाइनमेंट का है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतने सारे एसक्यूज, इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे ब्रांड्स हैं कि अगर मैं शॉप खोल के बैठा हुआ हूँ तो मुझे वो लाना, उनसे नेगोशिएशन करना कि क्या मार्जिन रहेगा। कोई नया बंदा बिजनेस में एंटर करेगा, उसे मार्जिन का नहीं पता होता, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी मार्जिन देके जाएगा, वो लेके रखेंगे। और वेंडर्स लाना, अलाइन करना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, इन सारी दिक्कतों को बाय बाय कार्ट कैसे सॉल्व करता है? इसमें मतलब हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम जो बोल रहे हैं कि वेंडर अलाइनमेंट हो गया, या फिर रैक का प्रॉब्लम हो गया, या फिर श्रिंकेज का प्रॉब्लम हो गया, तो हमने इसी को सोल्यूशन निकाल के ना हमारी टीम को डेडिकेटली सिर्फ इन्हीं टीम के ऊपर हमने इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए करा। हम कोशिश यही करते हैं कि आप जितना ज़्यादा, आपको अगर अपनी सेल इंक्रीज करनी है, अगर आपको मार्केट में स्टेबल रहना है, आपको मार्केट में इंक्रीज करना, अपनी वैल्यू लेके आनी है, तो आपको कस्टमर्स को डेफिनेटली एडवांटेज देना पड़ेगा, देन ओनली आप कुछ अच्छा अर्न कर सकते हो। तो हमारी फ्रेंचाइजीज की ओपनिंग वाले टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे ऑफर्स दें, अच्छे प्रोडक्ट्स बताएं, उन्हें नॉलेज देते हैं कि भाई कस्टमर्स को आपको क्या देना है। और हमारी डेली, हमारा होता है क्या है, मंथ ऑन मंथ में हम क्या करते रहते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करते रहते हैं। और हमको लगता है कि सॉफ्टवेयर में अगर हमारे को कुछ अपग्रेड करना है, विच इज really important feature which has to be there in the software, we work with the software team, हम उसको लॉन्च करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। सर जैसा आपने बोला कि बाय बाय कार्ट कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो जैसे मैंने सर आपको एग्जांपल देके बताया भी था कि रैक की प्रॉब्लम, ब्रांडिंग की प्रॉब्लम, वेंडर्स की प्रॉब्लम, तो हमारे पास डेडिकेटेड टीम है। रैक्स फाइनल करने के लिए हमारी एक अलग टीम है, ब्रांडिंग मार्केटिंग की अलग टीम है, परचेज के लिए हमारी अलग टीम बैठी हुई है। परचेज भी हमने काफ़ी कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, लोकल प्रोडक्ट्स परचेज के लिए, नेशनल ब्रांड परचेज के लिए, तो अलग अलग टीम है डेडिकेटेड, जिनका काम ही है बेस्ट क्वालिटी लाना, बेस्ट मार्जिन लेके आना, ताकि वो मार्जिन आगे शॉपकीपर्स तक पहुंच सके। तो और हमने जो चैलेंजेस फेस किए थे, जैसे मैंने आपको बताया भी, इन्वेंट्री, सॉफ्टवेयर में हमने पिछले 1 साल में बहुत अपग्रेड करा है। जैसे जैसे हमारी फ्रेंचाइजी ओपन होती रही और हमें चैलेंजेस पता लगते रहे, प्रॉब्लम्स पता लगती रही, तो उन सॉफ्टवेयर में हमने काफ़ी मॉडिफिकेशन की है। और अभी हम कुछ और एड ऑन लेके आने वाले हैं, जिससे कि कस्टमर और फ्रेंचाइजी दोनों का फ़ायदा होगा। जैसे कि लॉयल्टी पॉइंट्स वाला है, एप्लीकेशन हो गई हमारी, तो बहुत सारे सर एड ऑन है, करते जा रहे हैं, और यही कारण है कि स्टोर्स बढ़ते जा रहे हैं। बाय बाय कार्ट क्या देखता है जब किसी को हमें फ्रेंचाइजी देनी होती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या जाता है, मुझे कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है? जो फ्रेंचाइजी लेने वाला है उसमें आप क्या क्वालिटीज देखते हो? लोकेशन बहुत ज़रूरी है, कैसी लोकेशन है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, लोकेशन किस जगह पे है। आजकल तो हमारे अभी मेरठ में हमने स्टोर खोला है जो कि बिल्कुल गाँव में लोकेशन है, अच्छा खासा स्टोर चल रहा है सर, क्योंकि वहाँ के लोगों की डिमांड भी है कि हमें वो चीज़ें चाहिए। और शायद वीडियो भी आपने कवर करी हुई उस वाले हापुड़ में, हापुड़ में, करेक्ट। तो वो आपने देखा वो लोकेशन कहाँ पे थी, बिल्कुल अंदर जाके अच्छा स्टोर चल रहा है सर वो। तो लोकेशन फाइनल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम लोकेशन में, कितनी फैमिलीज रह रही हैं, क्या उनका एवरेज बास्केट साइज है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। बिल्कुल हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, लेकिन अगर कोई बाय बाय कार्ट से जुड़ना चाहे तो आप क्या फ्रेंचाइजी फी चार्ज करते हैं? सर कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं है, कोई लॉयल्टी फीस नहीं है। अच्छा, आप लोग कोई रॉयल्टी, कुछ भी नहीं सर, फ्रेंचाइजी फीस कुछ चार्ज नहीं करते? बिल्कुल कुछ नहीं है अभी सर। आप मार्केट में देखेंगे तो 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख फ्रेंचाइजी फीस लेने वाली कंपनीज हैं, लेकिन हम सर 8 से 10 लाख में स्टोर रेडी करके दे देते हैं। तो अगर आप कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं ले रहे हो या फिर कोई रॉयल्टी नहीं चार्ज कर रहे हो, तो आप लोग फिर किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करोगे अपने स्टोर से? आपकी बाइंग पावर, बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। आप एक स्टोर के लिए खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल हल्दीराम, लेस, कुछ भी, कितने का खरीदोगे? 2, 4, 5 हज़ार रुपए का। हम सर 150 स्टोर का खरीद रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 150 कर दो। बिल्कुल सर, मार्जिन आप समझ गए कहाँ पे डिफरेंस आ गया। और दूसरी बात सर, जैसा आपने बताया, कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं ले रहे, लॉयल्टी फीस नहीं ले रहे। इससे पहले आपने पूछा था कि आपके स्टोर्स प्रॉफिटेबल होंगे।
अब मैं सर कैलकुलेशन से समझाता हूँ हाँ। आपको। एक कंपनी है, उससे मैंने 8 लाख रुपए दिए फ्रेंचाइजी फीस, उन्होंने प्लस 10 लाख रुपए मेरे से लिए स्टोर रेडी करने के हाँ लिए। जी, 18 लाख रुपए लग गए। 18 लाख रुपए का। एक कंपनी होगी, उन्होंने कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं ली, वही सेटअप उससे बेटर भी हो सकता है, 10 लाख में सेटअप कर दिया। अब सर आरओआई कब आएगा आपका? 10 वाले का पहले आएगा या 18 वाले का? 10 वाले का आएगा, बट ऑब्वियसली क्योंकि सर वो 8 लाख फ्रेंचाइजी फीस जो उन्होंने दी है वही रिकवर करने में सर उन्हें 8 महीने लग जाएंगे। कम से कम। तो यही है कि हमारे जो स्टोर्स हैं वो 3 महीने या मैक्सिमम 6 महीने में वो अपना आरओआई निकालने लग जाते हैं। 6 से 12 महीने में डेफिनेटली प्रॉफिटेबल आ जाते हैं पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग सपोर्ट क्या क्या करते हैं जब कोई फ्रेंचाइजी ओपन होती है? जैसे कि सपोज करिए आज मैंने आपकी फ्रेंचाइजी अप्लाई की, तो फ्रेंचाइजी अप्लाई से लेकर पहली सेल आने तक आपका क्या प्रोसेस रहता है? अगर सर मैं बात करूं फ्रेंचाइजी अप्लाई से लेकर जो हमारी टीम हम डिस्कस कर रहे थे लोकेशन, हमारी टीम सबसे पहले आपकी हेल्प करती है कि जो आपने लोकेशन रिकॉग्नाइज करी है उसका सर्वे करके आपको बताने के लिए कि आपका वो एक्चुअल में बिजनेस जो है वहां पे रन करेगा या नहीं करेगा। तो लोकेशन फाइंडिंग से लेकर इसके बात करूं मैं आपके स्टोर सेटअप को लेकर एंड टू एंड, यानी कि अगर आपके वहां पे रैक से लेकर आपके कस्टमर के पूरे ओपन होने तक जो भी आपको बिलिंग करनी है, कुछ भी करना है, सब कुछ हम पूरा का पूरा स्टोर सेटअप करके देते हैं। आपको जाना है वहां पे जस्ट बैठ के बिजनेस को स्टार्ट करना है। और सेल की मैं बात करूं, आज के टाइम पे अगर सेल की होती है तो होता क्या है, स्टार्टिंग में ना कस्टमर्स को पता नहीं होता कि यहाँ पे स्टोर ओपन हो रहा है, लेकिन हम क्या प्लानिंग करते हैं, हम उसको डिजिटली प्रमोट करते हैं। मतलब हमने बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग कराते हैं। हम वहां पे जाके उनको क्या बोलते हैं कि उनके लिए फ्री आर्टिकल्स देते हैं कि लेट्स से आपके स्टार्टिंग के जो 300 या 400 कस्टमर्स होंगे उनके लिए कि भाई आपके लिए एक फ्री आर्टिकल है ताकि आप आओ यहाँ पे शॉपिंग करो। और आसपास के मतलब एरिया में जाके हम मार्केटिंग करते हैं जाके, ताकि पता लगे कि आज के टाइम पे ये स्टोर ओपन हो रहा है, ताकि उनके फर्स्ट डे से अगर जिनको पता लग जाएगा स्टोर ओपन हो रहा है, यहाँ पे ये ऑफर्स मिल रहे हैं, तो वो कंटिन्यूटी चलती रहती है। तो हमारे से अगर बात करूं लोकेशन फाइंडिंग से लेकर फर्स्ट सेल तक हम उनको ये बेनिफिट देते हैं ताकि उनको कोई भी चीज की प्रॉब्लम ना हो। उनका इन्वेस्टमेंट अगर लगा है, आज के टाइम पे बंदे का पैसा जो है बहुत कीमती है। सपोर्ट की बात करें तो सर हमारे पास ऐसे कस्टमर हैं जो कि हाउसवाइफ हैं, हमारे पास ऐसे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं जो कि रिटायर्ड है, सर 62-63 ईयर्स की एज है, जो खुद शॉप पे बैठते हैं। तो सर वो भी आज की डेट में सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं वो लोग। तो वो सर वो सपोर्ट ही है जो कि हम उन्हें हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं, हमेशा कनेक्टेड है। तो कुछ भी अगर किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम आती है, हम लोग कनेक्टेड है फ्रेंचाइजी से, हमारी टीम कनेक्टेड है सपोर्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 62 ईयर्स के रिटायर्ड एक है फ्रेंचाइजी पार्टनर, वो भी बिलिंग सॉफ्टवेयर हमारा चला रहे हैं। तो सर सपोर्ट की वजह से ही कि उतना बढ़िया सॉफ्टवेयर चला रहे हैं और बिलिंग उससे कर रहे हैं। और हमारी टीम भी बेसिकली मतलब बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाती है, या फिर मतलब उनको व्हाट्सएप पे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे अगर कुछ लॉन्च हो रहे हैं तो उनको हम इमीडिएटली इन्फॉर्म करते रहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा सोर्स है आज के टाइम पे जो बच्चा हो या बूढ़ा हो हर बंदा यूज कर रहा है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम उनके लैंग्वेज में या फिर जिसमें उनका बहुत ईजी हैंड है तो उनको वही उसी चीज पे उनको प्रोवाइड कराते हैं। और मतलब डेली बेसिस पे उनके लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको इस रेट पे मिल रहा है, ताकि आप इसको लो और अपने कस्टमर्स को पास ऑन करो। बेसिकली अगला सवाल मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि आप सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं है, पैन इंडिया है, बिल्कुल। तो अलग अलग जगह स्टोर्स ले जाने में भी आपको बड़े सारे चैलेंजेस आते होंगे, तो ऐसा कोई चैलेंज आप शेयर करना चाहेंगे? स्टेट वाइज जो डिमांड है कस्टमर की स्टॉक की वो चेंज होती रहती है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि राजस्थान में स्टोर है, वहाँ के कस्टमर का टेस्ट अलग है, साउथ में एक स्टोर है, वहाँ का टेस्ट अलग है। तो सबसे बड़ा चैलेंज सर हमारे लिए वही था। दिल्ली एनसीआर में हमें पता है कि कौन से आर्टिकल्स हैं ज़्यादा सेल होते हैं, कौन से फास्ट मूविंग है। लेकिन अब आप मणिपुर ले लो, आप त्रिपुरा ले लो, आप हरिद्वार ले लो, हर जगह से चेंज होता रहता है। अब उसे समझना बहुत ज़रूरी था। तो हमारी टीम वहाँ पे गई, वहाँ आसपास कस्टमर से बात करी, आसपास के जो स्टोर्स हैं उन्हें देखा, उन्हें एनालाइज करा किस तरीके का सामान बिक रहा है, किस तरीके का है आइटम उन्होंने रखा हुआ है। तो वो समझना बहुत जरूरी था, जिसपे हमने वर्किंग करी, हम समझे। और यही कारण है कि आज आप हमारा जम्मू में भी स्टोर है, हमारा नोएडा में भी स्टोर है सर, और मणिपुर में भी है। मणिपुर में भी है। मणिपुर में भी है। आप क्या राय देना चाहेंगे उन लोगों को जो ऑलरेडी ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं? प्रमोशंस कैसे करें, किस तरीके से अपने ब्रांड की प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आए? जो ऑलरेडी ग्रोसरी स्टोर रन कर रहे हैं और जो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो कैसे अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएं?
सर सबसे ज़्यादा जरूरी है कस्टमर की डिमांड को समझना। आप जैसा आपने बताया जो ऑलरेडी चला रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल किराना स्टोर होते हैं, हाँ, आपने पर्ची दिया रखा हो गया। हाँ। तो अभी वो क्या करते हैं, जिन पे उन्हें ज़्यादा मार्जिन मिलता है वो सामान रखते हैं बेचने के लिए, प्लस फीफो मेंटेन नहीं होता जहाँ पे उनका लॉस काफ़ी बढ़ता है सर। हाँ जी। सामान आया, नया सामान आया, उसके ऊपर रख दिया, पुराना सामान नीचे ही है, नीचे दब गया। नया निकला पीछे एक्सपायर हो गया, नई वेंडर ले रहा है, वापस नहीं ले रहा है, सामान उनका खराब हो गया, वो लॉस है सर। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो नहीं है, कैश मैनेजमेंट वो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया गल्ले पे हम बैठे तो 20 22 25 हज़ार की सेल है, जब हम नहीं है तो 10 12 हज़ार की सेल है। तो सर उन सब के लिए आपको थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को और अपने शॉप को भी थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। यही रीज़न है, यही कारण है कि जो मॉडर्न किराना स्टोर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत चल रहा है। मतलब आशीष जी सबसे बड़ा चैलेंज मतलब जो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है। आप पुराने वाला जो फंडा था कि भाई गल्ले पे आप बैठे हो, सुबह आपने रात को हिसाब करना है, भाई 10 रुपए का सामान लेके आया, मैं 12 रुपए का बेच दिया, मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब वो वाला हिसाब किताब नहीं है। आपको क्या पता कि 2 रुपए के चक्कर में आपने 10 रुपए कहीं और गंवाए हो। तो उसके लिए आपको मतलब एक सॉफ्टवेयर यानी कि टेक के साथ जुड़ना पड़ेगा और अपने स्टोर को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। वो वाला जमाना भी चला गया कि भाई आज के टाइम पे कि आपको पर्ची देके चले गए। आज के टाइम पे कस्टमर खुद क्वालिटी या प्रोडक्ट को टच करके देखना चाहता है, फिर उसके बाद लेना चाहता है। यही एक वजह है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो चैलेंज है, मैं लोगों को बोलूंगा कि चेंज करें। तो अगर आपको कुछ एक्सपेंड करना है, अगर आपको कुछ बिजनेस में इंक्रीज करना है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है मार्केट में, तो आपको मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। यही रिजल्ट है कि वो एक पे टिके हुए हैं। जो आपके मॉडर्न वाले हैं वो 3 4 5 6 नंबर्स वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और आपकी मतलब नहीं बैठ सकते आप पुराने वाले मॉडल के साथ। चेंज करना पड़ेगा आपको अपने माइंड को और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको टेक के साथ जुड़ना ही है। बाय बाय कार्ट अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखता है? क्या आपका मिशन और विजन है? हमारा मतलब विजन यही है कि नंबर्स ऑफ स्टोर ज़्यादा हो, हमारे पास प्रोडक्ट की वैरायटी ज़्यादा हो, हमारी बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, तो ताकि जो हमारी एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज हैं या फ्यूचर फ्रेंचाइजीज जितने भी ओपन होंगी, उन सब फ्रेंचाइजीज को हम एक्स्ट्रा मार्जिन दें, कस्टमर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट दें और ऑब्वियसली हम अपनी टेक को और इंक्रीज करेंगे। एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट 5 years की हमारे एटलीस्ट हम 1000+ स्टोर्स में बैठे हों और अच्छी सर्विसेज दें और अपने आप को और एक्स्ट्रा मतलब सर्विसेज ऐड कर सकें ताकि फ्रेंचाइजीज को बेनिफिट हो। तो एक मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप बड़े सिंपल तरीके से आंसर देंगे। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड अवेलेबल हैं जो फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं, जो सो कॉल्ड कहते हैं कि वी आर द बेस्ट, तो उसके बावजूद भी लोग बाय बाय कार्ट की फ्रेंचाइजी क्यों लें? सर देखिए, आप फ्रेंचाइजी किसी की भी लीजिए, जरूरी नहीं कि बाय बाय कार्ट की लीजिए या किसी और की लीजिए, लेकिन कुछ चीज़ें आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन कैसे? जैसे मैंने अभी आपको लास्ट समझाया था थोड़ा कि कोई एक कंपनी है जो कि 8 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस ले रही है। अब उसका ROI निकलने में और एक कंपनी जो कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं ले रही है उसका ROI निकलने में जल्दी किसका निकलेगा? जिसका नहीं ले रही है। हाँ, बिल्कुल। प्लस आपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी थी कि बाय बाय के स्टोर्स कैसे प्रॉफिटेबल हैं। बाय बाय कोई लॉयल्टी भी नहीं ले रहा, कंपनी 3% 4% लॉयल्टी ले रही है सर। आपका मार्जिन भी कम हो गया, 3-4% हम नहीं ले रहे हैं सर, तो आपका मार्जिन बढ़ा बाय डिफॉल्ट। तभी हम बोलते हैं कि आपका 12 से 15% मार्जिन है ही। और सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है सर सर्विस, और दूसरा है आपका प्लेसमेंट ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट्स। आपने जहां पे गलत प्रोडक्ट प्लेस किया वहां आपका लॉस बढ़ा। बिल्कुल। मैंने जैसा आपको बताया कि हम स्टेट वाइज कस्टमर की नीड को समझे कि कहाँ पे किस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो हम वही प्रोडक्ट प्लेस करते हैं जो उस एरिया में चलता है। जैसे हमने बताया कि हम खुद कनेक्टेड है सपोर्ट के मामले में, तो एंड टू एंड पूरा सपोर्ट मिलता है फ्रेंचाइजी को। यही चीज़ है जो कि बाय बाय को औरों से अलग बनाता है और बाय बाय के स्टोर्स बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने मतलब मैं जस्ट पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट। बेसिकली आज के टाइम पे अगर आप कोई फ्रेंचाइजी कोई लेता है तो उनको यही नहीं पता होता कि जो मैनेजमेंट है वो कौन है, मैं उस तक कभी मेरी जो क्वेरी है या कुछ प्रॉब्लम मुझे हो रही है मैं वहाँ तक पहुँचा पाऊँगा या नहीं पहुँचा पाऊँगा। प्रॉब्लम सबके साथ रहती है, लेकिन एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदा आज के टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ मेरा वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम फ्रेंचाइजीज के साथ पर्सनली कनेक्ट रहें,
ठीक है। एंड व्हाट्सएप जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत एक इजी कम्युनिकेटिंग आज के टाइम पे मोड है, तो हम उनके साथ कनेक्ट रहते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चैलेंज हो, हम वर्क करते हैं टीम के साथ ताकि उनके जो इश्यूज हैं वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो। एट द एंड मैं आपसे कोई मूल मंत्र लेना चाहूँगा। बहुत सारे किराना स्टोर्स ओनर्स आपको देख रहे होंगे या फिर बहुत सारे लोग जो किराना बिजनेस में एंटर करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या आप एक मंत्र देना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। मेरे मॉम डैड भी हैं, कभी कोई बैंकिंग ऐप वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में नेसेसिटी बन गई है कि वो यूज़ करना। तो उसी तरीके से हर एक शॉपकीपर जो अपनी शॉप अभी किराना की चला रहा है, उन्हें अपग्रेड होना पड़ेगा, उन्हें टैक्स से जुड़ना पड़ेगा। जैसे हमने क्या करा, हमने सर कुछ अलग नहीं किया, हमने जो किराना स्टोर्स थे उन्हें टैक्स से जोड़ा है बस। ओके। कि आप कैसे अपना लीफो फीफो सब मेंटेन कर पाओ, आप कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर पाओ, हमने उन्हें टैक्स से जोड़ा है, अपग्रेड किया है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आपको टैक्स से जुड़ना पड़ेगा ताकि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट में ला सको। फटाफट से 2-3-4 जी। सवाल लेंगे सर, जी। एक वन लाइनर। क्या आप पैन इंडिया फ्रेंचाइजी दे रहे हैं सर? बिल्कुल। कम से कम कितना स्पेस हो फ्रेंचाइजी अप्लाई करने के लिए? सर मिनिमम 500 तो एरिया होना चाहिए। कितना समय लगेगा स्टोर ओपनिंग में अप्लाई करने से लेकर? सर मैक्सिमम हम लोग 15 दिन में स्टोर ओपन करके देते हैं। 15 दिन के अंदर स्टोर ओपन हो जाएगा? क्योंकि सर हम समझते हैं कि आपने उसका रेंट दे रखा है और वो 15 दिन का रेंट भी सर वो खलेगा, तो हम कोशिश करते हैं कि 15 दिन से पहले, लेकिन मैक्सिमम टाइम 15 दिन लेके चलते हैं। कितने समय में आपका स्टोर प्रॉफिटेबल हो जाएगा? जो ROI जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे वो विद इन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको 10 to 12 मंथ्स के अंदर जो भी आपका प्रॉफिटेबल था वो प्रॉफिटेबल में पहुंच जाओगे और आप अपनी ROI भी कवर कर पाओगे। आज आप लोगों ने बड़ा समय दिया, बहुत सारी जानकारी दी और मुझे यकीन है कि आप सब लोगों ने बहुत कुछ गेन किया होगा। उसके बाद भी अगर हो सकता है कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, आप सवाल पूछिए। बाय बाय कार्ड की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ताकि आप इनसे सीधा संपर्क कर सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है वहाँ पर फ़ोन कर भी आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे तो वहाँ पर भी आपको रिप्लाई में सारे जवाब आ जाएंगे और हो सकता है फ्यूचर में दोबारा से सर को बुलाएं और आपके सवालों के जवाब रूबरू होके लें। सब चीज़ें पॉसिबल हैं। आप जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। आज हमारे साथ सुमित जी और आशीष जी ने अपनी सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करूंगा कि इसी तरीके से आप ग्रो करते रहें। 200-250 स्टोर आज साइन अप है आपके, अगली बार जब मैं बैठे तो 1000 क्रॉस हों, यही मेरी आशा है आपसे। और आप सभी लोग अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ग्रोसरी बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, तो बाय बाय कार्ड जो आपको बिना फ्रेंचाइजी फीस के, बिना रॉयल्टी के, बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उस पर भी आप विचार करिए। और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने शहर में फ्रेंचाइजी लेकर आएं। और जो ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज में है वो अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो आप भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्रिया।